प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुचेता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट के टॉपिक बहुलवाद के सिद्धांत, इसके महत्व और इसकी आलोचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। पूर्व में हम बहुलवाद की परिभाषाएं और बहुलवाद की परिचय के बारे में पढ़ चुके हैं। बहुलवादियों के द्वारा ऑस्टिन के सिद्धांत की जिन संदर्भों के आधार पर आलोचना की गई है, उसी से उसकी मान्यताएं स्पष्ट होती हैं। तथापि छात्रों की सुविधा की दृष्टि से अलग से बहुलवाद के सिद्धांतों का उल्लेख किया जाना उचित होगा। वे सिद्धांत निम्न इस प्रकार हैं। पहला, राज्य एक समुदाय के अतिरिक्त कुछ नहीं। समाज के संघात्मक स्वरूप की विवेचना करते हुए बहुलवादियों का कहना है कि समाज की संरचना विभिन्न समुदायों से मिलकर हुई है। राज्य भी उन्हीं समुदायों में से एक है जो मानव की राजनीतिक मान्यताओं की पूर्ति करता है। इसलिए न तो वह सर्वोच्च है और न ही अन्य समुदायों से श्रेष्ठ माना जाएगा। दूसरा, राज्य और समाज पर्याय नहीं। बहुलवादी आदर्शवादियों के इस मत से सहमत नहीं हैं कि राज्य व समाज एक दूसरे के पर्याय हैं। वे राज्य को अन्य समुदायों की भांति एक समुदाय मानते हैं जो समाज के अधीनस्थ होता है, अर्थात राज्य समाज का एक अंग मात्र है जो कार्य क्षेत्र व उद्देश्य की दृष्टि से समाज से भिन्न होता है। तीसरा, नियंत्रित राज्य सत्ता में आस्था। बहुलवाद ऑस्टिन के एकत्ववादी सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। इसलिए वे राज्य की सर्वोच्चता व निरंकुशता की अपेक्षा सीमित राज्य सत्ता की अवधारणा का प्रतिपादन करते हैं। बहुलवादियों के अनुसार आंतरिक क्षेत्र में राज्य स्वयं अपनी प्रकृति और नागरिकों व समुदायों से नियोजित होता है और बाहरी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, कानूनों व संबंधों से नियोजित होता है। चौथा है, कानून राज्य से स्वतंत्र और उच्च है। बहुलवादियों की मान्यता है कि कानून राज्य का आदेश मात्र नहीं होता, अर्थात राज्य कानून का स्रोत नहीं है। इस क्रम में ड्यूग्वी की मान्यता है कि विधि राजनीतिक संगठन से स्वतंत्र, श्रेष्ठ और वह पूर्वकालिक होती है। प्राचीन काल में प्रथाओं, मान्यताओं और धार्मिक नियमों से व्यक्तियों का व्यवहार नियंत्रित होता था, जिसकी अवहेलना राज्य द्वारा भी संभव नहीं थी। इसलिए राज्य से विधि नहीं बल्कि विधि से राज्य नियोजित होता था, जबकि क्रैब राज्य की सत्ता की जगह विधि की सत्ता को सर्वोच्च मानता है। उनके अनुसार राज्य से कानून का निर्माण नहीं बल्कि कानून से राज्य का निर्माण होता है। पांचवा है, विकेंद्रीकरण में आस्था। बहुलवादी केंद्रित सत्ता के रूप में प्रभुत्व संपन्न राज्य की सर्वोच्चता व निरंकुशता के विरोधी हैं। इसीलिए इन्होंने विकेंद्रीकरण की नीति का समर्थन करते हुए राज्य की शक्ति को विभिन्न सामाजिक समुदायों में विभाजित करने का समर्थन किया है। इस तरह बहुलवादी विकेंद्रीकरण के आधार पर संघात्मक सामाजिक संगठन के रूप में बहुलवादी राज्य को साकार करना चाहते हैं। छठी है, राज्य के विरोधी नहीं। बहुलवाद राज्य विरोधी नहीं है बल्कि संप्रभुता का विरोधी अवधारणा है। इसीलिए बहुलवादी राज्य का अंत करने के स्थान पर राज्य की शक्तियों को सीमित करना चाहते हैं। क्रेब जैसे विचारक संप्रभुता के विचार को ही राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र से बाहर कर देना चाहते हैं। बहुलवादियों का मत है कि राज्य को बना रहना चाहिए, किंतु उसके पास संप्रभुता नहीं रहनी चाहिए। उसके स्वरूप में एक ऐसा मौलिक अंतर आना चाहिए कि वह सर्वोच्च संगठन न रहकर अन्य समुदायों का समुदाय होना चाहिए। इससे यह स्पष्ट होता है कि बहुलवादी व्यक्तिवादियों की तरह राज्य को बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने उसे कई प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य सौंपे हैं, जिन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम वर्ग में विदेशी आक्रमणों से सुरक्षा, आंतरिक शांति की व्यवस्था, न्याय, प्रबंध और अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं। ये राज्य के अपने विशिष्ट कार्य हैं। इन कार्यों की दृष्टि से राज्य अन्य समुदायों के समकक्ष होगा। दूसरे वर्ग में आने वाले राज्य के कार्य विभिन्न समुदायों में विवाद उत्पन्न होने पर इसका निर्णय करना तथा उनके समन्वय और सामंजस्य स्थापित करता है। समाज की एकता को बनाए रखने की दृष्टि से यह कार्य बड़ा महत्वपूर्ण है। बारकर ने उसे राज्य का सर्वश्रेष्ठ कार्य माना है। लास्की राज्य को न केवल विभिन्न समुदायों में समन्वय स्थापित करने का कार्य देता है, बल्कि उसे राष्ट्रीय उद्योगों के संचालन और व्यवस्था का महत्वपूर्ण कार्य भी सौंपता है। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि बहुलवाद की स्थिति एकत्ववादी व अराजकतावादियों के बीच की है। एकत्ववादी राज्य को
प्रभुत्व संपन्न एवं शक्तिशाली बनाना चाहते हैं और अराजकतावादी राज्य को समाप्त करना चाहते हैं, जबकि बहुलवादी राज्य की सत्ता को बनाए रखते हुए उसे संप्रभुता के विशेषाधिकार से वंचित करना चाहते हैं। प्रजातांत्रिक विचारधारा। ऑस्टिन के प्रभुत्ववादी राज्य की अवधारणा के घोर विरोधी होने के बावजूद बहुलवादियों ने शासन के प्रजातांत्रिक स्वरूप का समर्थन किया है। उनका कहना है कि सच्चा लोकतंत्र बहुलवाद में ही संभव है। बहुलवादियों के अनुसार वर्तमान शासन में जनता की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती। जनप्रतिनिधियों व नौकरशाहों के प्रभाव के सामने जनता की आकांक्षाएं व सक्रियता सीमित हो जाती है। वास्तविक लोकतंत्र तो जन विकास में सहायक होता है और शासन में जन सक्रियता को बढ़ाता है। यह बहुलवादी राज्य में ही संभव है, क्योंकि बहुलवादियों का उद्देश्य एक ऐसे जनतंत्रात्मक राज्य की स्थापना करना है जिसमें सत्ता का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होगा। गुप्त मतदान के आधार पर व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जाएगी ताकि वर्गीय हितों की सुरक्षा प्रदान कर सभी वर्ग के व्यक्तियों की आकांक्षाओं की पूर्ति की जा सकेगी। 8वां सिद्धांत है व्यावसायिक प्रतिनिधित्व में आस्था। बहुलवादी क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की अपेक्षा व्यावसायिक प्रतिनिधित्व को जनहित में उचित मानते हैं। उनकी मान्यता है कि प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत क्षेत्र के आधार पर चुने गए प्रतिनिधि वास्तविक रूप में प्रतिनिधि नहीं होते। ऐसी स्थिति में व्यावसायिक आधार पर ही सभी का प्रतिनिधित्व संभव है, क्योंकि किसानों का प्रतिनिधित्व एक कृषक प्रतिनिधि ही कर सकता है, अन्य व्यक्ति नहीं। इसलिए उन्होंने व्यावसायिक आधार पर निर्णय क्षेत्र के निर्धारण का समर्थन किया है। GDH कोल इसके प्रबल समर्थकों में माने जाते हैं। इसलिए उन्होंने संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को उत्पादक और उपभोक्ता संघ में विभाजित करने का समर्थन किया है। अब हम देखते हैं बहुलवाद की आलोचनाएं क्या होती हैं। पहली है अराजकता को निमंत्रण देना। आलोचक कहते हैं कि राज्य अपनी प्रभुशक्ति का प्रयोग करके ही शांति और व्यवस्था कायम करने में सफल होता है। ऐसी स्थिति में यदि उसे संप्रभुता से विहीन कर दिया जाए या सभी समुदायों को राज्य की समकक्ष प्रदान कर उसके आदेशों की अनुपालना का अधिकार व्यक्तियों को दे दिया जाए तो सभी व्यक्ति मनमानी करने लगेंगे। इससे अशांति और अराजकता बढ़ जाएगी। विभिन्न समुदायों में झगड़े बढ़ने से गृहयुद्ध की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए इसे व्यवहारिक नहीं कहा जा सकता। दूसरी आलोचना है अंतर विरोधों का पाया जाना। आलोचकों का कहना है कि बहुलवाद अंतर विरोध का शिकार है, क्योंकि एक तरफ तो ये राज्य की संप्रभुता को समाप्त करके उसे अन्य समुदायों के बराबर होने का समर्थन करते हैं, और दूसरी तरफ वे राज्य को विभिन्न समुदायों की नीति निर्धारण करके उनमें समन्वय और सामंजस्य स्थापित करने की बात करते हैं। समाज की एकता को बनाए रखने और किसी भी समुदाय को अन्य समुदायों पर तथा अपने ही समुदाय के सदस्यों पर अत्याचार करने से रोकने का अधिकार देकर उसकी सर्वश्रेष्ठता का समर्थन करते हैं। ऐसी स्थिति में राज्य को अपने निर्णयों को मनवाने के लिए स्वतः ही प्रभुसत्ता प्राप्त हो जाएगी। तीसरा है कानून विषयक धारणा का त्रुटिपूर्ण होना। आलोचकों के अनुसार बहुलवादी ड्यूगवी और क्रैप के द्वारा जिस आधार पर ऑस्टिन के वैधानिक दृष्टिकोण की आलोचना की गई है वे सत्य होते हुए पूर्णतः सत्य नहीं है। आलोचकों के अनुसार प्रत्येक कानून के दो पक्ष होते हैं। प्रथम पक्ष कानून के विषय का मूल वस्तु से संबंधित होना है और द्वितीय पक्ष होता है कानून का निर्माण। ड्यूगवी व क्रैप प्रथम व ऑस्टिन द्वितीय पक्ष का समर्थन करते हैं। इसलिए दो वर्गों के विचारकों का दृष्टिकोण एक पक्षीय और अपूर्ण है। ड्यूगवी और क्रैप की मान्यता इसलिए अपूर्ण है क्योंकि समाज में कोई विचार कितना ही सर्वमान्य क्यों न हो, राज्य की स्वीकृति के अभाव में वह परंपरा के रूप में ही प्रचलित रहता है, कानून का रूप धारण नहीं कर सकता। अतः इसे कानूनी रूप देने के लिए राज्य का आदेश होना आवश्यक है। इससे यह स्पष्ट होता है कि राज्य भले ही कानून का एकमात्र स्रोत नहीं है, लेकिन वह कानून का स्वरूप विकसित करने वाला और उसे घोषित करने वाला एकमात्र स्रोत अवश्य है। व्यक्ति का विकास संभव नहीं। आलोचकों का कहना है कि बहुलवादी व्यवस्था में व्यक्ति का विकास संभव नहीं है, क्योंकि जो लोग समुदायों की स्वतंत्रता के नाम पर राज्य की स्वतंत्रता का विरोध करते हैं वे सत्ता में आने के बाद व्यक्ति के अधिकारों का हनन करने में संकोच नहीं करेंगे, क्योंकि कई परिस्थितियों में इन समुदायों को अपने सदस्यों पर नियंत्रण राज्य की अपेक्षा अधिक कठोर और अत्याचारपूर्ण हो सकता है। पांचवें है भ्रांतिपूर्ण और अतियुक्तिपूर्ण धारणा। आलोचकों के अनुसार संप्रभुता से संबंधित
बहुलवादियों की अवधारणा भ्रांतिपूर्ण और अतियुक्तिपूर्ण है, क्योंकि बहुलवादियों की धारणा का समर्थन केवल हीगल के द्वारा किया गया है, अन्य दार्शनिकों के द्वारा नहीं। हॉब्स, रूसो और स्वयं ऑस्टिन राज्य के निरंकुश और उसके सर्वशक्तिमान शक्ति की धारणा को स्वीकार नहीं करते। इन विचारकों के अनुसार राज्य पर अनेक प्रकार के नैतिक और धार्मिक बंधन होते हैं, जिनके नियंत्रण से राज्य की मुक्ति और स्वतंत्रता नहीं होती है। ऐसी स्थिति में बहुलवाद स्वयं संदेह के घेरे में आ जाता है। राज्य समुदायों का समुदाय नहीं है। आलोचक बारकर, लास्की आदि विचारकों की इस मान्यता से सहमत नहीं है कि राज्य समुदायों का एक समुदाय है, क्योंकि अन्य समुदायों की अपेक्षा राज्य की स्थिति श्रेष्ठकर होती है। अन्य समुदाय का संबंध जहाँ व्यक्तियों को किसी न किसी विशेष हित से होता है, वहीं राज्य का जनकल्याण संबंध होता है। राज्य की सदस्यता अनिवार्य होती है, जबकि समुदायों की ऐच्छिक, और राज्य के पास जो दंड देने की शक्ति होती है वह समुदायों के पास नहीं होती। इसलिए राज्य के अतिरिक्त किसी अन्य समुदाय के द्वारा मनुष्य के पूर्ण व्यक्तित्व का प्रतीक होने का दावा नहीं किया जा सकता। गलत धारणाओं पर आधारित। आलोचकों के अनुसार बहुलवाद त्रुटिपूर्ण धारणाओं पर आधारित है। बहुलवादियों का सोचना गलत है कि समुदायों को समानता का दर्जा देने और समान अधिकार प्रदान करने से उनमें सहयोग और सामंजस्य बना रहेगा, क्योंकि विभिन्न समुदायों को स्वतंत्रता देने से वे उसका इच्छानुसार प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगी। ऐसी स्थिति में यदि उन पर नियंत्रण रखने वाली कोई प्राधिकृत सत्ता नहीं होगी, तो उसमें सदैव संघर्ष होगा, जो किसी दृष्टि से मानवीय प्रगति के अनुकूल नहीं होगा। इसलिए इन समुदायों के अत्याचारों से व्यक्तियों की रक्षा के लिए राज्य की सर्वोच्चता का होना आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण। आलोचकों के अनुसार बहुलवादियों का अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण भी गलत है। यद्यपि यह सही है कि विश्व राज्य व्यवस्था के अंतर्गत सभी राज्यों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और कानूनों का सम्मान किया जाता है, लेकिन वैधानिक दृष्टि से संप्रभु राज्यों के लिए इसकी अनुपालना अनिवार्य नहीं है। यह बात और है, विश्व शांति की स्थापना युद्ध की संभावनाओं को टालने और विश्व जनमत के दबाव में आकर वह उनका अनुपालना करता है, तथापि उसकी प्रभुत्व संपन्न स्थिति में कोई भी अंतर नहीं आता है। बहुलवाद का महत्व। पहला है, बहुलवाद में व्यक्ति के नैतिक महत्व को स्वीकार कर उसे असाधारण शक्ति प्रदान की गई है। दूसरा, मानवतावादी दृष्टिकोण में आस्था रखते हुए बहुलवादी व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन के रूप में मानते हैं। बहुलवादियों की धारणा महत्वपूर्ण है कि राज्य को हम अपनी निष्ठा व भक्ति इसीलिए देते हैं क्योंकि वह हमारे नैतिक विकास के उद्देश्य को पूरा करता है, लेकिन यदि वह व्यक्तित्व के विकास में बाधक है तो हम उसके आदेशों की अनुपालना के लिए बाध्य नहीं हैं। मनुष्य के विकास के लिए बहुलवादियों के द्वारा अन्य समुदायों के महत्व तथा इनके द्वारा किए जाने वाले उपयोगी कार्यों पर बल दिया गया है तथा राज्य द्वारा इन्हें मान्यता देने का समर्थन किया गया है, जो अपने आप में प्रशंसनीय है।